हेलो दोस्तों, आज हम फिजियोलॉजी में सीवीएस में अपना लास्ट जो बचा हुआ है वो पूरा करेंगे। सबसे पहले अपने पास क्या था, मेन आर्टेरियल रेजिस्टेंट, मेन रेजिस्टेंट वेसल्स। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, आर्टेरियल में होता है, और इनमें मैक्सिमम स्मूथ मसल्स होती हैं, और इसमें सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। जो कि हार्ट पे सिंपैथेटिक है वो बीटा 1 काम करता है, जो कि वेजो डायलेशन करता है, और अल्फा 1 है वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ पे करता है, स्किन पे करता है, किडनी में, और कहाँ पे होता है, और उधर फ्यू ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वेजो डायलेशन में। तो स्किन, किडनी और जीआईटी में क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और मसल्स में करता है। और फ्यू ऑर्गन्स वेजो डायलेशन है वो किस किस में होता है, स्केलेटल मसल्स जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो, और स्वेट ग्लैंड्स और यूट्रस में होता है। अब है पेरिफेरल रेजिस्टेंट। पेरिफेरल रेजिस्टेंट होता है तो उससे क्या होता है, बीपी इंक्रीज होती है। क्या होती है, बीपी इंक्रीज होती है। इंक्रीज लोड ऑन वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स पे क्या होगा, लोड ज़्यादा पड़ेगा। लोड ज़्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, आफ्टर लोड भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, आफ्टर लोड भी बढ़ेगा। आफ्टर लोड क्या होता है, आफ्टर लोड वो होता है जो वेंट्रिकल के द्वारा क्या किया जाता है, पंप किया जाता है जो ब्लड, उसे कहते हैं आफ्टर लोड। प्री लोड कौन सा होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो भी वेसल्स हैं वो ब्लड है कहाँ से, पूरी बॉडी से लेके हार्ट में जो डालती हैं उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम फील्ड। ठीक है, उसे कहते हैं प्री लोड। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंट विल इंक्रीज। तो अगर ये इंक्रीज है तो एसी इनिबिटर और डायूरेटिक्स देते हैं तो उससे क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम होता है, प्रीलोड भी कम होगा। क्या होगा, प्रीलोड भी कम होगा। इससे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम होगा और प्रीलोड भी क्या होगा, कम होगा। अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा तो प्रीलोड भी कम होगा। तो अब देखते हैं वेजो डायलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं। जैसे कि अपने को वेजो डायलेटर्स कहाँ चाहिए, कंजस्टिव हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट में चाहिए। तो डायूरेटिक और एसी इनिबिटर्स है वो क्या करती हैं, प्री लोड को कम करती हैं। क्या करती हैं, प्री लोड को कम करती हैं। और वेजो डायलेटर है वो क्या करते हैं, आफ्टर लोड को कम करते हैं। जैसे कि अपना एरोटा है वो अगर कंस्ट्रिक्ट रहेगा तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ब्लड है वो ज़्यादा बाहर जा नहीं पाएगा। अगर एरोटा डायलेटेड होगा तो क्या होगा, ब्लड आसानी से बाहर पंप हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा एरोटा से। तो आफ्टर लोड कम हो जाएगा। आफ्टर लोड इंक्रीज कब होता है, जब एरोटा क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट होता है, तो आफ्टर लोड इंक्रीज रहता है। और जो आइनोट्रोपिक्स ड्रग्स हैं, आइनोट्रोपिक्स क्या करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। उससे क्या होता है, हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपना, सीएचएफ है वो ठीक हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। फिर है ब्लड फ्लो रेगुलेशन। ब्लड फ्लो रेगुलेशन के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, F बराबर P/R। P यहाँ पे प्रेशर है, R यहाँ पे रेजिस्टेंट है। क्या है, रेजिस्टेंट है। तो देखो जब फ्लो बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है, लेकिन रेजिस्टेंट कम होना चाहिए फ्लो बढ़ाने के लिए। अगर रेजिस्टेंट ज़्यादा होगा तो फ्लो क्या होगा, कम होगा। फ्लो क्या होगा, कम होगा।
तो जो ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, अपना ब्लड प्रेशर है वो खुद कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है स्केलेटल मसल्स, एट रेस्ट है वो क्या होगा, मिनिमम फ्लो होगा। एक्सरसाइज करेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो होगा। क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि मसल्स को ब्लड ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन की भी नीड होगी उसको, है ना, तो ब्लड की भी नीड होगी, तो इसलिए ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा 20 से 40% तक। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म, हाँ ये मैकेनिज्म है। तो ये देखो, फ्लो बराबर क्या है, प्रेशर अपॉन रेजिस्टेंट। अगर अपना सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा, कौन सा सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा, तो हार्ट रेट भी बढ़ेगी, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो बीपी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो बीपी भी इंक्रीज होगी। यानी कौन सी बीपी इंक्रीज होगी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। कौन सा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। अब अपने पास है कि जो लोकल मेटाबॉलिज्म होता है उससे क्या होता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंट है वो कम कर देता है इसे, और फ्लो है उसको इंक्रीज कर देगा। क्योंकि रेजिस्टेंट कम होगा तो फ्लो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, ये कम होगा तो फ्लो इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो भी फ्लो इंक्रीज होगा। तो लोकल मेटाबॉलिज्म से यह मतलब है कि लैक्टिक एसिडोसिस बनाएगा ये, इंक्रीज PCO2 और इंक्रीज टेम्परेचर, हाइपोक्सिया और ADP, पोटेशियम और एचाइन है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। एडिनोसिन और सब्सटेंस P, ये जो सब्सटेंस P हैं इसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा। और लैक्टिक एसिड ज़्यादा होने के बाद में क्या हो जाएगा, आदमी फटीग हो जाएगा। मान लीजिए किसी आदमी के पीछे कुत्ता पड़ गया और आदमी दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, अब अंत हो गया, अब नहीं, उसके दर्द होने लग गया, वो आलसी, अब वो कुत्ते को कहेगा आजा भैया काट ले, क्योंकि पेन तो वैसे ही हो रहा है, वो काटेगा तो भी पेन होगा। तो स्टॉप एक्सरसाइज, ठीक है, दर्द होने लग जाए तो रुक जाना। तो जो ये फटीग और पेन है, स्टॉप एक्सरसाइज, इसका एक उदाहरण है अपना क्या, PVD यानी पेरिफेरल वेसल्स डिजीज। तो उसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बर्जर्स डिजीज। बर्जर्स डिजीज का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, स्मोकिंग, सिगरेट का धुआं, ठीक है। तो स्मोकिंग से क्या होगा, बर्जर डिजीज होगी। बर्जर डिजीज में क्या होता है, थ्रोम्बो एंजाइटी ओब्लिटरेशन, यानी कि आदमी में जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, पुअर फ्लो होगा उसमें। वो जब चलेगा ना तब भी उसमें क्या होगा, दर्द होगा। वो किसकी वजह से होगा, किसकी वजह से होगा, सब्सटेंस P की वजह से होगा या सेरोटोनिन इत्यादि की वजह से। तो जब पेन होगा तो आदमी चल नहीं पाएगा, और इस पेन जब वो रुक जाएगा चलने से तो पेन अपने आप क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, पेन होना बंद हो जाएगा। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन कहते हैं। जिससे क्या होता है, पेन एट रेस्ट। अब ये रेस्ट पे भी पेन हो रहा है, इसको रेस्ट पे भी पेन होगा तो क्या हो जाएगा, गैंग्रीन। अब गैंग्रीन हो गया तो पाँव को क्या करना पड़ेगा, कहीं भी जो भी जिस भी ऑर्गन में गैंग्रीन हुआ है उसको काटना पड़ेगा, ठीक है, एम्पुटेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करके काटना पड़ेगा। तो ये था अपना क्या, ब्लड फ्लो रेगुलेशन के बारे में अपन ने कुछ बातें देखी। हाइपोक्सिया है वो क्या करता है, वेजो डायलेशन करता है। क्या करता है, वेजो डायलेशन करता है, लेकिन लंग्स के अंदर वो क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, और ऑल बॉडी में कहीं भी वो क्या करेगा, हाइपोक्सिया वेजो डायलेशन करेगा।
लेकिन लंग्स में है वो क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। अब अगला जो अपने पास है वो हाइपोक्सिया, मैंने बता दिया सब जगह क्या करेगा, वेजो डायलेशन करेगा, लेकिन लंग में क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। और अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, R बराबर एट एन आयोटा एल एन पाई अपॉन आर स्क्वायर, R4। तो पाई तो अपने कोई काम का नहीं है, एट भी अपने कोई काम का नहीं है। ये जो एन आयोटा है ये क्या दर्शाता है, ये वेस्कोसिटी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, वेस्कोसिटी को दर्शाता है। एक तो आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो, इजीली पी लेते हो। एक आप स्ट्रॉ से अगर दही पियोगे तो कितना जोर लगाना पड़ेगा, यानी फेफड़े बाहर आ जाएंगे। तो उसे कहते हैं वेस्कोसिटी। यानी कि ब्लड में वेस्कोसिटी कौन बढ़ाता है, आरबीसी और प्रोटीन। और टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड है वो थिक हो जाता है। तो वेस्कोसिटी को दर्शाता है। तो वेस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आरबीसी बढ़ जाएगी, प्रोटीन बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वेस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जो ये आर है ये इंपॉर्टेंट है। रेडियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यू टू फोर्थ पावर इफेक्ट। इफ वी आर अगर 2 टाइम बढ़ती है, अगर डिक्रीज होती है तो 2 की घात 4 टाइम में ये क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि 16 बार डिक्रीज होगी। ठीक है। एल है वो लेंथ ऑफ वेसल्स है। अब जिस वेसल्स की लेंथ है वो ज़्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंट ज़्यादा होगा, और जो वेसल्स छोटी होगी जिसकी लेंथ कम होगी उसमें रेजिस्टेंट है वो कम होगा। अब अगर लॉन्ग लेंथ ज़्यादा है जिस वेसल्स, उसमें रेजिस्टेंट ज़्यादा है, रेजिस्टेंट ज़्यादा है तो उसमें फ्लो भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंट क्या है, ज़्यादा है लॉन्ग वेसल्स में। तो इसमें क्या है, जो छोटी वेसल्स होंगी उनमें कम होगा। जैसे पल्मोनरी वेसल्स हैं उनमें क्या होगा, रेजिस्टेंट कम होगा, रेजिस्टेंट कम होगा तो फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है। और जो सिस्टमिक वेसल्स हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं तो उनमें हाई प्रेशर रहता है, हाई रेजिस्टेंट रहता है, तो फ्लो भी कम होगा उनमें। और छोटी वेसल्स होती हैं उनमें लो रेजिस्टेंट रहता है, लो प्रेशर रहता है। ठीक है। तो ये था अपना क्या, आर का फॉर्मूला। अब है अपना बीपी एस्टिमेशन। बीपी को कैसे नापते हैं, बीपी नापने के लिए एक बर्नौली थ्योरम यूज करते हैं जिसमें सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। कुछ याद नहीं रखना है इसमें ज़्यादा तो, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक्स एनर्जी है वो कांस्टेंट है ब्लड वेसल्स में। ठीक है। बर्नौली थ्योरम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। बर्नौली थ्योरम नाम की कोई चीज़ होती है बस, उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये जो 2 वर्ड हैं ये याद रख लेना, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला जो है अपना क्या है, अब बीपी नापनी है अपने को। बीपी नापने के लिए अपने पास 2 ही सोर्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। जो डायरेक्ट है वो तो अपन आर्टरी के अंदर जाके कैथेटर डाल के फिर अपन उसको मापते हैं। और इनडायरेक्ट होता है जो कि आप हॉस्पिटलों में जाते हो वहाँ पे मिलता है स्पिग्नोमीटर, तो उससे मापते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट वाला है वो क्या है, इन्वेजिव है, दर्द होगा, पेन भी होगा, ऐसे कौन बीपी नापता है यार, है? लेकिन सही बीपी कौन देता है, डायरेक्ट वाला ही देता है। इनडायरेक्ट वाले में सही बीपी नहीं आती है, यानी कि स्पिग्नोमीटर है वो सही बीपी नहीं नापता है। ठीक है। लेकिन डायरेक्ट वाले से एस्टीमेट आ जाता है कि इतनी है इसकी बीपी, इनडायरेक्ट वाले से एस्टीमेट नहीं आता है कि कितनी, एकदम एक्यूरेट नहीं आती है। ठीक है। यानी कि ये लेस एक्यूरेट है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है।
ठीक है, डायरेक्ट वाला ज़्यादा एक्यूरेट है, इनडायरेक्ट वाला कम एक्यूरेट है। अब आपने बीपी नापी होगी तो आप स्टेथोस्कोप लगा के फिर आवाज़ें सुनते हो। एक तो जब आवाज़ आती है उसमें क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं अपन उसको, और एक जिसमें आवाज़ डिसअपियर हो जाती है उसको अपन डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। कोफ साउंड और कोफ्ट साउंड, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जो लोग मोटे होते हैं उनके अंदर जो मिड आर्म सर्कम है यहाँ पे क्या फैट ज़्यादा होता है, तो उसकी सही बीपी नहीं आ पाती है, फॉल्स बीपी आ जाती है, हाई बीपी आ जाती है। यानी ओबीज पेशेंट में क्या होता है, फॉल्स बीपी आ जाती है। उसको करेक्ट करने के लिए अपने पास जो कॉफ होता है उसकी लेंथ है वो 2/3 होती है नॉर्मली तो, और वाइड यानी चौड़ा होता है वो 1/3 होता है, और लंबाई है वो 2/3 होती है। ऐसे लपेट के ऐसे तुम करते हो ना, तो वो बीपी वाला है, उसकी थोड़ी सी उसकी साइज है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी मोटे आदमी में, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बीपी, बीपी के टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ बीपी दो तो अपन जानते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है, ये दो तो अपन जानते हैं। तो मेरे को रेंज भी बता दो, डायस्टोलिक का कितना रेंज होता है? 60 से 90। और डायस्टोलिक का कितना होता है? 120 टू 140। कितना होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? नॉर्मली तो 120 होता है ही, नॉर्मल कितना होता है? 120 होता है, ठीक है। ये मैं काट रहा हूँ यहाँ पे, 90 से ज़्यादा है तो 140 तक, ये क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मली 80 होता है, ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होता है? 80 होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली कितना होता है? 120 होता है। और जो रेंज है वो इसकी ब्रैकेट में लिखी हुई है, 90 से 140 है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज है वो 60 से 90 है। कितनी है? 60 से 90 है। और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो वेंट्रिकुलर जितना पंप करेगा ब्लड को उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो मेनली डिपेंड ऑन कार्डियक आउटपुट। किसके ऊपर डिपेंड करता है ये? कार्डियक आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है मेनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो वेंट्रिकुलर से जो ब्लड निकलेगा वही तो कार्डियक आउटपुट होता है। क्या होता है? वही कार्डियक आउटपुट होता है, जो वेंट्रिकुलर से जो ब्लड निकलता है वही कार्डियक आउटपुट होता है। तो ये है हमारा कौन सा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब अपन पढ़ेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय इलास्टिक रिकॉइल। इलास्टिक रिकॉइल किस में पाया जाता है? वेन्स में, आर्टरीज में, इनमें होता है। रिकॉइल मतलब कि वो कितना फैल सकता है फिर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, वो रिकॉइल था, ठीक है। वो क्या था? रिकॉइल था। तो इट इज़ मेनली डिपेंड ऑन पेरिफेरल रेजिस्टेंट। ये मेनली किस पे डिपेंड होता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंट पे डिपेंड होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो किस पे डिपेंड होता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंट पे डिपेंड होता है। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंट क्या होता है देखो जरा। ये हमारा क्या है? वेंट्रिकुलर है, ठीक है। इसके आगे क्या है? एरोटा है। क्या है? एरोटा है। अब अगर वेंट्रिकुलर कितना प्रेशर लगाएगा, कितना ब्लड इसमें भेजेगा, वो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट होगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर और एरोटा की बात कर रहे हैं अपन। अगर ये जितना ब्लड यहाँ पे आएगा वो क्या कहलाएगा? कार्डियक आउटपुट।
अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज है तो बीपी इंक्रीज होगी। अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगी। क्या होगी, बीपी इंक्रीज होगी। जब ज़्यादा आएगा कार्डियक आउटपुट में ब्लड, तो ब्लड प्रेशर लगाएगा, इधर प्रेस करेगा, इधर प्रेशर लगाएगा, इधर प्रेशर लगाएगा, इधर प्रेशर लगाएगा। ये प्रेशर ही तो अपन बीपी, ये प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो बीपी भी इंक्रीज होगी। कार्डियक आउटपुट में ज़्यादा ब्लड आएगा, जितना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट उतनी ही ज़्यादा बीपी। अब क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंट भी अपन पढ़ रहे हैं ना साथ में, भूल न जाना। अब यहाँ पे कुछ अपवाद बैठे हैं, है ना। इन अपवादों ने क्या किया, ब्लड को रोक लिया। ब्लड को रोक लिया यानी कि पेरिफेरल रेजिस्टेंट इंक्रीज हो गया। पेरिफेरल रेजिस्टेंट इंक्रीज हो गया तो अब ब्लड है इधर, वो क्या होगा, कम जा पाएगा, फ्लो कम हो जाएगा। फ्लो क्या हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये फ्लो तो कम हो जाएगा, पर अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंट बढ़ेगा तो बीपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये सब आर्टीरियोल में हो रहा है। किस में हो रहा है, आर्टीरियोल में हो रहा है। ठीक है, किस में हो रहा है, आर्टीरियोल में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में कैपिलरीज आ जाएंगी, क्योंकि आगे कैपिलरीज है इसलिए उसमें भी ब्लड फ्लो है वो धीरे धीरे जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, कैपिलरीज में। अब है अपनी कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मोर देन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 180 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर मोर देन 110 यानी 110 से ज़्यादा है, तो अब इसको अपन क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्जेंसी। तो इसमें अपने को क्या करना है, ब्लड प्रेशर को कम करना है। क्या करना है, ब्लड प्रेशर को क्या करना है, कम करना है। ये तो है अर्जेंसी। अब अगर किसी आदमी में हाइपरटेंशन की वजह से एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है, जैसे कि एमआई हो रहा है, किडनी फेल हो गई, क्या हो गई, किडनी फेल हो गई, किडनी फेल हो गई, एमआई है, स्ट्रोक है, इन सब के अंदर ये क्या है, ये सब इमरजेंसी हैं। ये सब क्या है, इमरजेंसी हैं। लेकिन अर्जेंसी होती है, उसके अंदर क्या होता है, अपने को ब्लड फ्लो है वो कम करना होता है। इमरजेंसी वो होती है जिसमें एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है। क्या हो रहा है, एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है। और एक एग्जाम्पल और है इसमें, पल्मोनरी एडिमा। क्या है, पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा है। तो ये सब था अपना क्या, बीपी भी नाप लिए अपन ने, रेजिस्टेंस भी देख लिया अपन ने, और अपन ने क्या कर लिया, टाइप्स ऑफ ब्लड बीपी। और अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बीपी में, ये बढ़ क्यों नहीं रहा, अच्छा ये बात है। तो अगला जो अपना है वो है पल्स प्रेशर। क्या है, पल्स प्रेशर। तो ये कैसे निकालते हैं पल्स प्रेशर, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये कितना होता है नॉर्मली, पल्स प्रेशर वो होता है 40। कितना होता है, 40, ये इसका नॉर्मल है।
ठीक है। पल्स प्रेशर है वो कितना होता है 40, और वो क्या होता है नॉर्मल होता है। ये इंडिकेट करता है स्ट्रोक वॉल्यूम को। किसको इंडिकेट करता है? स्ट्रोक वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। ये आर्टरी के कंप्लायंस को भी दर्शाता है। कंप्लायंस मतलब कि वो कितनी स्ट्रेच हो सकती है, कितनी फैल सकती है मतलब, तो उसको भी ये दर्शाता है। ब्लड फ्लो को भी इससे देख सकते हैं अपन। अब अपना मेन ब्लड प्रेशर, मेन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये तो अपना तीसरा था, अब चौथा है अपना मेन ब्लड प्रेशर या मेन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी रहती है 95 टू 100, ठीक है। 95 टू 100 तो इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखने की आवश्यकता तो नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। मेन ब्लड प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डायस्टोलिक बीपी प्लस क्या, डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/3 प्लस प्रेशर, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो 2 डायस्टोलिक बीपी, 2 डायस्टोलिक प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3, ठीक है। तो ये आपको ज़रूरी नहीं है याद रखना, कोई नहीं पूछता है इतना, कहीं काम में नहीं आएगा। नहीं याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब है अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में बता देते हैं। ड्रग्स या मान लीजिए एंटी हाइपरटेंसिव कैसे देखते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो क्या होगा दोस्तों, अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। अरे ब्लड प्रेशर कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और इसमें पेरिफेरल रेजिस्टेंट है वो भी क्या होगा, कम होगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंट है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये ब्लड प्रेशर बराबर है कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंट। तो ये सब कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं दोस्तों, हो रहे ना। एंटी हाइपरटेंसिव बीपी कम करनी है अपने को, कार्डियक आउटपुट कम कर लो, पेरिफेरल रेजिस्टेंट है वो भी क्या कर दो, कम कर दो। क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंट है वो भी क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। और जो अपना कार्डियक आउटपुट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस किस पे, एक तो सिस्टोलिक स्ट्रोक वॉल्यूम, एक इसमें हार्ट रेट देखते हैं। क्या देखते हैं, हार्ट रेट। और ये किसके द्वारा होती है, सिस्टोलिक वो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट इंक्रीज, सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है इन पे। कौन सा सिस्टम काम करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम कम करना है, तो वॉल्यूम कम करना है तो सबसे पहले तो कौन आ गया, डायूरेटिक्स ही ले लो अपनी, लूप डायूरेटिक्स दे दो या थायाजाइड्स दे दो, है ना। ये दो तरीके की डायूरेटिक्स होती हैं, या आप बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हो, ठीक है। एसी इनहिबिटर्स दे दो। सॉल्ट नहीं खाना है क्या, सॉल्ट कम खाना है, क्या करना है, सॉल्ट कम खाना है।
तो इसमें क्या क्या देंगी, बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, और क्या देंगे इसको, सॉल्ट भी कम खा भैया, सॉल्ट कम खाओ, एसी इनहिबिटर्स दे दो, है ना। ये सब चीज़ अपन किसके लिए कर रहे हैं, वॉल्यूम कम करने के लिए कर रहे हैं, किसके लिए, वॉल्यूम कम करने के लिए। अब हार्ट रेट कम करनी, यानी कि हार्ट को डिप्रेस करना है, हार्ट को डिप्रेस करना है तो बीटा ब्लॉकर इधर भी दे दो इनको भी, या आप इनको दे सकते हो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी, पर दोनों साथ नहीं देनी है, वो तो फिर हालत बिगड़ जाएगी। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर दोनों दे सकते हैं, पर साथ नहीं देनी है। वो हार्ट रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे, हार्ट रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब अगर रेडियस बढ़ेगी तो वेजोडाइलेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वेजोडाइलेशन कराने वाली दवाई कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तो कौन सी होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जैसे अपना है विरापामिल है, डेल्टियाजम है ना, और डिपिन्स भी हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंट, पेरिफेरल पे काम करती हैं डिपिन्स, हार्ट पे काम नहीं करती हैं लेकिन, ठीक है। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो अपन क्या देंगे, डिपिन्स मेनली देंगे, तो इनमें डिपिन्स दे सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की डिपिन्स दे सकते हैं, और अपन क्या देंगे, अल्फ़ा ब्लॉकर प्राजोसिन है वगैरह वो दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, प्राजोसिन वगैरह अल्फ़ा ब्लॉकर भी दे देंगी। और अपन क्या दे सकते हैं, नाइट्रेट्स दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, नाइट्रेट्स दे सकते हैं। एनओ है वो क्या करता है, साइक्लिक जीएमपी को स्टिमुलेट करता है, साइक्लिक जीएमपी है वो स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, वेजोडाइलेशन होता है, क्या होता है, वेजोडाइलेशन होता है। इसी के साथ अपन क्या नहीं देते हैं, टाडाफिलो वो नहीं देते हैं ना, व्याग्रा वाली गोली, क्योंकि व्याग्रा वाली गोली दे देते हैं तो क्या हो जाता है, ज़्यादा वेजोडाइलेशन हो जाता है आदमी का, तो वो भी खतरनाक है। तो यही थी अपनी नाइट्रस एनो नाइट्रिक ऑक्साइड की मैकेनिज्म भी यही होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड दे देंगे, एसी इनहिबिटर्स और एआरपी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है वो भी दे देंगे। इसमें सारी दवाई दे रहे हैं लगभग, ठीक है ना। मिथाइल डोपा दे सकते हो, लाबिटालोल भी दे सकते हो। मिथाइल डोपा है वो क्या है, अल्फ़ा 2 इनहिबिटर्स है। और अपन इसमें क्या क्या दे सकते हैं, एसीडी फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, ABCD ये थी, क्या थी, ABCD थी। लेकिन जेएनसी की गाइडलाइन 8 आई ना, उसने क्या किया, इस बी को रिमूव कर दिया, बी अच्छा नहीं लग रहा है, वो लोग ACD कर दो, क्या कर दो, ACD कर दो, बी नहीं पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे सिर्फ ACD। क्या पढ़ेंगे, ACD पढ़ेंगे, एंटी डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और AC इनहिबिटर्स यही देंगे। बीटा बी को गायब कर दो अब। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, ACD, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक्स, AC इनहिबिटर्स, ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स है वो ज़्यादा पूछते भी हैं, तो फर्स्ट लाइन ड्रग आपको याद रखनी है। अब मान लीजिए आपकी ओपीडी में एक पेशेंट आया, क्या आया, एक पेशेंट आया, तो आप उसको देखोगे, देखना भी पड़ेगा। उसकी एज है वो क्या है, 55 साल से कम का है, क्या है, 55 साल से कम का है, या कोई डायबिटीज़ है, क्या है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ 2 है उसको। एक पेशेंट आया आपके पास, बाबा जी 55 साल के ऊपर हो गए हैं, 2 पेशेंट आ गए आपके पास। इन दोनों पेशेंट को आप क्या दोगे, सबसे पहले बीपी को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स है वो अपन क्या देंगे, बाबा जी को क्या देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, ठीक है। और इस नौजवान को क्या देंगी, नौजवान को भी दवाई तो देनी पड़ेगी,
नौजवान को दवाई क्या देते हैं? एसी इनहिबिटर्स देते हैं, प्रिल वाली देते हैं कि नहीं? अपन ने एसी इनहिबिटर्स दे दी इसमें। अब मान लीजिए इसमें बीपी कंट्रोल नहीं हुई, बीपी कंट्रोल नहीं हुई तो आपने कैल्शियम चैनल और दे दिया, बोलो ये ले। इस बाबा जी में भी कंट्रोल नहीं हुई, बाबा जी को भी AC प्लस सी दे दिया। अब बाबा जी कह रहे हैं अब भी नहीं हुई कंट्रोल, तो ऐड डायूरेटिक्स। अब क्या ऐड कर देंगे? डायूरेटिक्स ऐड करेंगे भैया। क्या ऐड करनी है? दोनों में डायूरेटिक्स ऐड करनी है। जो जवान पेशेंट है उसमें भी AC प्लस ये ऐड कर दिया आपने, ये ऐड ही तो की है। इफ़ नॉट कंट्रोल बीपी कंट्रोल नहीं हुआ तभी तो आपने क्या दिया है उसको? AC। यहाँ भी बीपी कंट्रोल नहीं हुई तो आपने AC ऐड कर दी। अब इन दोनों के ऐड करने के बाद में भी दोनों में अगर कंट्रोल नहीं होती है तो डायूरेटिक्स दे सकते हैं। अपन ने 3 ही तो दवाई पढ़ी हैं, बी को तो वैसे ही हटा दिया JNC8 ने, तो 3 ही तो बची। कौन कौन सी बची? कैल्शियम चैनल और AC इनहिबिटर्स और डायूरेटिक्स। 3 ही दवाई हैं, तीनों दे दी। अब शांत हो जाएंगी बाबा जी, ठीक है? बीपी ठीक, पेशेंट ठीक, आपको आशीर्वाद मिलेगा। अब है रेगुलेशन ऑफ बीपी। अब बीपी का रेगुलेशन कैसे होता है? क्या पढ़ेंगे भैया? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे होता है? यानी कि CVS को रेगुलेट करने वाला ब्रह्मास्त्र कौन सा है? मेडुल्ला। कौन है? मेडुल्ला। मेडुल्ला, मेडुला कौन सा है? मेडुल्ला। अब ये मेडुला क्या करता है? मेडुला तो CVS को रेगुलेट करने वाला सेंटर है। इसमें एक होता है VMC। क्या होता है? VMC। और एक क्या होता है? CVC। ठीक है, तो ये तो क्या है? वेसो मोटर सेंटर। वेसो मोटर सेंटर है, फुल फॉर्म इसकी क्या है? वेसो मोटर सेंटर है। और CVC की फुल फॉर्म क्या है? कार्डियोवेगल सेंटर। क्या है? कार्डियोवेगल सेंटर। कार्डियोवेगल सेंटर को क्या बोल सकते हैं भाई? CIC भी बोल सकते हैं। इनिबिटरी सेंटर भी क्या है? इनिबिटरी सेंटर भी। कार्डियो को क्या करेगा? इनिबिट करेगा। वेगल्स नर्व होती है वो क्या करती है? इनिबिट करती है ना? तो इन दो तरीके से अपन इसको वेगल्स को क्या करेंगे? इनिबिट कर देंगे। तो वेसोमोटर सेंटर है वो क्या करता है? सिंपैथेटिक सिस्टम को इंक्रीज करता है और हार्ट रेट, हार्ट और वेसल्स में तो सिंपैथेटिक सिस्टम अगर इंक्रीज होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम है वो अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा भैया बताओ? सबसे पहले तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी। क्या होगी? हार्ट रेट इंक्रीज होगी और बीपी भी इंक्रीज होगी। अब बीपी इंक्रीज हो रही है तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा और हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी और बीपी भी इंक्रीज होगी, तो स्ट्रोक वॉल्यूम को क्यों छोड़ रहे हो भैया? वो भी इंक्रीज होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब जो अपना दूसरा जो सेंटर है VCC, आपने पढ़ा ना? VC है ना? कार्डियक वेगल सेंटर, या इसको इनिबिटरी सेंटर भी बोलते हैं। CIC, कार्डियक इनिबिटरी सेंटर। अब जो हार्ट को इनिबिट करता है, रिलैक्स करता है, वो होता है पैरासिम्पैथेटिक। क्या होता है? पैरा, परमानंद। क्या है ये? परमानंद। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो क्या करेगा? उससे वेगस नर्व जाएगी, उसको इन चीज़ों को क्या करेगी? इनिबिट कर देगी, उल्टा कर देगी इन सबको।
यानी कि हार्ट रेट को क्या कर देगी, कम कर देगी, हार्ट को शांत कर देगी, बीपी को भी शांत कर देगी, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, इसमें कम हो जाएंगी। अब जो कंडक्शन को इनहिबिट करता है वो है ड्रमोट्रोपिक। कंडक्शन को कम करना है तो ड्रोमोट्रोपिक सेंटर को क्या करना पड़ेगा, आपको इनहिबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कौन सा, ड्रोमोट्रोपिक सेंटर को इनहिबिट करना पड़ेगा। और एक्साइटेबिलिटी को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, बाथमोट्रोपिक रिसेप्टर को क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना था। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो क्या, आइनोट्रोपिक्स। हार्ट रेट इंक्रीज होता है, क्रोनोट्रोपिक्स। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है तो ड्रोमोपैथी, ड्रोमोट्रोपिक, नॉट पैथी, ड्रोमोट्रोपिक। और एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो बाथमोट्रोपिक को बढ़ाना पड़ेगा। ये सब हैं अपने। अब इन सब में एक और नया नाम जुड़ता है, बैरोरेसेप्टर। क्या, बैरोरेसेप्टर। क्या जुड़ता है, बैरोरेसेप्टर। बैरोरेसेप्टर्स कंट्रोल बीपी। ये बैरोरेसेप्टर है वो क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, किसके द्वारा, वीएमसी और सीवीसी के द्वारा। वीएमसी और सीवीसी के द्वारा क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है बैरोरेसेप्टर। बैरोरेसेप्टर है वो क्या कर लेता है, बीपी को सेंस और रेगुलेट कर लेता है, सेंस कर लेता है कि बढ़ गई है, घट गई है। ठीक है, तो वो बैरोरेसेप्टर बताता है। तो अपन को क्या करना है, बीपी कम करनी है तो वीएमसी को क्या करना होगा, इनहिबिट करना होगा। और सीवीसी को क्या करना होगा, स्टिमुलेट करना होगा। क्या करना होगा, स्टिमुलेट करना होगा। ठीक है, तो वीएमसी को क्या करना है, स्टिमुलेट करना, सॉरी वीएमसी को तो इनहिबिट करना है, सीवीसी को क्या करना है, स्टिमुलेट करना है। ठीक है, ये था अपना बैरोरेसेप्टर्स। तो इससे क्या होगा, इससे अगर आप वीएमसी को स्टिमुलेट इनहिबिट करोगे और सीवीसी को स्टिमुलेट करोगे तो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट रेट भी कम होगा, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएंगी। ठीक है, उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। जैसे कि आपका क्या है, ये वीएमसी सेंटर है और वीएमसी सेंटर ने किस पे काम किया, बीपी को इंक्रीज कर दिया इसने, बीपी को इंक्रीज कर दिया ये सिंपैथेटिक सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अब इस बीपी को बैरोरेसेप्टर है वो क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है। बैरोरेसेप्टर वीएमसी से कहता है भैया रुक जाओ, उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक है वो बैरोरेसेप्टर के द्वारा मिल रहा है। बैरोरेसेप्टर क्या करता है, वीएमसी पे कंट्रोल रखता है, अपना पूरा कंट्रोल रखता है वीएमसी पे। अब मान लीजिए अगर किसी आदमी में आपने बैरोरेसेप्टर निकाल दिया, बैरोरेसेप्टर निकाल दिया तो क्या अब ये नेगेटिव फीडबैक जा पाएगा उसके पास, नहीं जा पाएगा ना। तो अब बीपी क्या कंट्रोल में होगी, नहीं, बीपी इंक्रीज ही होती रहेगी। तो इसको क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन। न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन क्या होता है, जब बैरोरेसेप्टर निकल जाता है तो इसकी कमांड वीएमसी पे, कमांड वीएमसी को कौन काबू में पा सकता था, बैरोरेसेप्टर ही काबू में कर सकता था। अब उसको काबू में करने वाला कोई नहीं है, तो अब क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा और उसे क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन। तो न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन है वो किसकी वजह से हो रहा था,
बैरो रिसेप्टर की अनुपस्थिति में क्या होता है? न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन। तो बैरो रिसेप्टर अगर नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, उसे क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला है अपना कि बैरो रिसेप्टर की लोकेशन क्या है? बैरो रिसेप्टर की लोकेशन बतानी है। क्या बतानी है? लोकेशन। और लोकेशन है वो दो हैं इसकी, एक भी नहीं, दो लोकेशन है इसकी। कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर है वो कहाँ पे होता है? बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी के पास होता है। कौन सा? कार्डियक कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर। साइनस बैरो रिसेप्टर्स कहाँ पे होता है? बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। दूसरा है वो क्या होता है? एरोटिक साइनस बैरो रिसेप्टर। कौन सा है? एरोटिक साइनस बैरो रिसेप्टर। ये कहाँ पे होगा? आर्च ऑफ एरोटा। आर्च ऑफ एरोटा, ठीक है, एरोटा की आर्च होती है वहाँ पे ये होता है। तो दो लोकेशन है इसकी। एक तो कैरोटिड साइनस है, कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर है वो बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और दूसरा जो है अपना क्या है? एरोटिक साइनस बैरो रिसेप्टर, यानी कि ये कहाँ पे होगा? आर्च ऑफ एरोटा, ठीक है। ये इसकी थी लोकेशन। अब जो अपने पास VMC है और VCV, ठीक है, ये दो हैं। इस पे कौन सी नर्व आती है? यहाँ भी वेगस नर्व आती है और 9th नर्व आती है, 9th और वेगस नर्व, और ये इस पे इफेक्ट डालते हैं। ये तो क्या करें, इसको क्या करना है अपने को? स्टिमुलेट करना है ना? गलत लिख दिया गया, ये गलत लिख दिया भैया। VCC नाम का तो कुछ नहीं होता, CVC, ठीक है, CVC। तो इसको तो क्या करेंगे अपन? CVC को तो स्टिमुलेट करेंगे और इसको क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। इसको क्या करना है? इनहिबिट करना है। VMC को क्या करना है? इनहिबिट करना है। और CVC को अपने स्टिमुलेट करेंगे। इन दोनों नर्व क्या कहते हैं? दोनों का अफेक्ट जाता है तो उसको साइनस बफर न्यूक्लियाई क्या बोलते हैं? साइनस या बफर न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि दोनों अफेक्ट दिखाती हैं। और एरोटिक साइनस बैरो रिसेप्टर होता है वो सेंस ब्लड प्रेशर, जैसे कि आपको कैरोटिड का क्या करता है? अपन टेकिकार्डिया में क्या करते हैं? टेकिकार्डिया होता है तो अपन वेगल मसाज करते हैं ना, यहाँ पे गले पे। तो यहाँ पे कौन सी अपन कैरोटिड को क्या करेंगे? मसाज करेंगे। क्या करेंगे? मसाज करेंगे, जिससे क्या होगी? BP वो हार्ट रेट है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। कैरोटिड पे मसाज करेंगे तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टेकिकार्डिया में करते हैं ना वेगल मसाज, वेगस की मसाज करते हैं। मसाज सबसे पहले वही करते हैं, जब कोई दवाई गोली नहीं हो तो सबसे पहले मसाज इजीली हो जाती है। तो मसाज तो करनी है, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हार्ट रेट कम हो जाए। बैरो रिसेप्टर है वो क्या करता है? ब्रेक की तरह काम करता है। BP को क्या कर देता है? कम कर देता है ना बैरो रिसेप्टर। किसको इनहिबिट करके? VMC को इनहिबिट करके। VMC को इनहिबिट करेगा ना। अरे अभी जो अपन ने डायग्राम बनाया था, भूल गए? VMC क्या कर रहा था? सिंपैथेटिक सिस्टम से BP को इंक्रीज कर रहा था, और ये BP को फीडबैक दे रहा था कौन? बैरो रिसेप्टर को। ये सेंस कर रहा था BP को। बैरो रिसेप्टर ने VMC को नेगेटिव फीडबैक दिया और उससे क्या हुआ? BP कंट्रोल हुआ।
तो ये था अपना बैरोरिसेप्टर्स। तो इसमें कैरोटिड साइनस और एरोटिक साइनस दो होते हैं, ठीक है। एक कैरोटिड साइनस होता है, एक एरोटिक साइनस होता है। बैरोरिसेप्टर की लोकेशन भी अपन ने देख ली। तो अपन ने आज कई टॉपिक देख लिए हैं। सबसे पहले अपन ने रेजिस्टेंस से शुरुआत की थी, फिर अपन ने रेगुलेशन पढ़ लिया है, बीपी का रेगुलेशन, टाइप्स ऑफ बीपी पढ़ ली है, ठीक है। और आज ये अपना सीवीएस फिजियोलॉजी का सीवीएस है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कुछ बातें बची होंगी तो वो अपन सीवीएस का जो मेडिसिन में जो पढ़ेंगे अभी आज चालू कर दिया है, पहली क्लास बन चुकी है उसकी भी। तो जो भी चीज़ें बच गई हैं वो अपन सीवीएस में और देख लेंगे, मेडिसिन के सीवीएस में। चलो बाय।